देखिए, हमने बात की थी कि प्रभुपाद जी किस तरह से हर एक को अपना पर्सनल टाइम दिया करते थे। कोई भी उनके कुछ क्वेश्चन होते थे, कोई भी प्रभुपाद जी से बात करना चाह रहा है, उनके कुछ डाउट्स होते थे, तो प्रभुपाद जी सबको अपना पर्सनल टाइम दिया करते थे। तो कई बार कुछ सीरियस बात फिलोसफी होती थी, कभी कुछ मजाक भी होता था। इस तरह से सारी चीजें होती थी। तो ज्यादातर मतलब जो लोग वहां पर आते थे वो फॉर्मल वे हुआ करता था। जो उनके गेस्ट थे वो कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछा करते थे और प्रभुपाद जी उनका उत्तर दिया करते थे। तो जिस तरह से स्टोर फ्रंट में जहां पर प्रवचन होता था वहां पर एंड में जिसका कुछ क्वेश्चन होता था, तो प्रभुपाद जी उसका उत्तर देते थे, उनका संशय दूर करते थे। उसी तरह से पर्सनली भी अगर किसी व्यक्ति का क्वेश्चन होता था तो वो बिल्कुल क्लास की तरह ही हो रहा था। क्लासेस में जिस तरह से क्वेश्चंस या डाउट्स हैं उसका प्रभुपाद जी उसको लेते थे, उसी तरह से पर्सनली भी इसी तरह से होता था। लेकिन ओकेजनली कभी कभी क्या होता था, कुछ जो लड़के थे वहां पर जो अब प्रभुपाद जी के सीरियस फॉलोअर्स बन रहे थे, मतलब कंसिस्टेंट थे प्रभुपाद जी की, नियमित रूप से जो भी सेवा थी वो करना, प्रभुपाद जी कुछ सहायता चाहते, तो अब वे अपना टाइम मोनोपोलाइज कर रहे थे। मोनोपोलाइज का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना प्रभुपाद जी को देना। मोनोपोलाइज मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना देना। सो स्पेशली ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे की शाम को, जब वहां का शाम को कोई लेक्चर नहीं हुआ करते थे, तो ज्यादा से ज्यादा वे प्रभुपाद जी के साथ ही रहा करते थे। देवर बिकमिंग सीरियस। देखिए, सीरियस का मतलब क्या है? व्यक्ति योजना बना बना कर आएगा, उसको उसका कुछ पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है या कुछ भी ऐसी भौतिक उपलब्धि उसको प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वह योजना बना बनाकर नियमित रूप से आ रहा है। जैसे कोई भक्त है, वो नियमित रूप से अपना जप करने के लिए आ रहा है, डेली कथा श्रवण करने के लिए आ रहा है, योजना बना बनाकर भक्तों का संग कर रहा है, तो उसको उसके लिए कुछ पैसे वगैरह तो नहीं मिल रहे, बट दिस शोज दैट ही इज बिकमिंग सीरियस इन हिज भक्ति लाइफ। तो इसी तरह से ये जो बॉयज थे, दे वर बिकमिंग सीरियस। कई बार प्रभुपाद जी से वे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा करते थे। दैट पहली बार जब आप यहाँ न्यूयॉर्क में आए थे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आपको कैसा क्या लगा था? भारत भारत में कैसा क्या होता है? वहां भारत में भी उनके कुछ शिष्य वगैरह थे क्या? और उनके घर मतलब प्रभुपाद जी के जो घर वाले हैं वो भी कृष्ण भक्त हैं क्या? उनके जो गुरु महाराज हैं वो किस प्रकार के थे? तो इस तरह से पर्सनल क्वेश्चंस भी वे प्रभुपाद जी से पूछा करते थे। तो फिर प्रभुपाद जी कुछ डिफरेंट वे में उन क्वेश्चंस का आंसर डिफरेंट वे में दिया करते थे। कुछ बार बहुत इंटीमेट वे में, पर्सनल कुछ बातें हैं तो उसको इंटीमेट वे में बताना, कई बार कुछ मजाक में बातें बताना। तो इस तरह से था। तो उन्होंने एक घटना बताई कि एक बार सुबह के समय क्या हुआ था न्यूयॉर्क में, जब उन्होंने पहली बार देखा था कि बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। तो उसको देखकर उनको लग रहा था कि किसी ने पूरी बिल्डिंग्स को वाइट वॉश कर दिया हो। क्योंकि आप देखिए भारत में तो इस तरह से, हाँ ये जो नॉर्थ एरिया है वहाँ ठीक है, कुछ ठंड ज्यादा पड़ती है, बट जिस तरह से बाहर के देशों में आप देखेंगे बहुत स्नोफॉल होता है, एकदम वाइट बर्फ जैसी। जैसे कुछ भक्त हैं विदेश से, तो वो फोटो भेजे थे मुझे, इतना वाइट वाइट पूरा। अब देखिए दिखने में वो सुंदर लग सकता है लेकिन कितनी ज्यादा यू नो मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है वहां का माहौल इतनी ठंड में।
बहुत खराब है, देखने में बहुत सुंदर लग सकता है वो, बट इट्स रियली नॉट प्लीजिंग। ठंड कितनी ज्यादा खराब होती है सच में, गर्मियों से ज्यादा जो ठंड है उसमें बहुत कठिनाई होती है। तो यस, जब प्रभुपाद जी ने पहली बार इस तरह से देखा वहां बर्फ वगैरह हो रही है, तो उन्हें लगा था कि किसी ने बिल्डिंग्स को वाइट वॉश कर दिया हो। व्हाइट वॉश समझ रहे ना, कि वाइट कलर का कुछ कवर सा कुछ कवर कर दिया हो बिल्डिंग्स को। उन्होंने बताया किस तरह से बटलर में काफी वहां पर जो चर्चेस थे वहां पर उन्होंने, मतलब बात हुई थी वहां पर। तो जो वहां पर बॉयज थे, वॉट एवर बॉयज देवर, वो इस तरह से पूछ रहे थे कि किस तरह के चर्चेस के बारे में आप बात कर रहे हैं। When the boys asked what kind of churches they were, he smiled and replied, कृपाजी ने कहा मुझे नहीं पता। और फिर सब इस तरह से हंसने लग गए। तो कई बार प्रभुपाद जी किस तरह से भारत में जो फॉरेनर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने किस तरह से पॉलिटिक्स करके अपना कब्जा वगैरह जमाया था, उस विषय में भी प्रभुपाद जी बताया करते थे। और इस तरह से भी उन्होंने बताया दैट इट वॉज नॉट सो मच गांधी एज सुभाष चंद्र बोस हु हैड लिबरेटेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस, मतलब यहाँ पे कुछ प्रशंसा हो रही है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, आपको मालूम होगा हमने फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ा था कि प्रभुपाद जी जिस कॉलेज में थे उसी में ही ये सुभाष चंद्र बोस शायद सीनियर थे, क्लास क्लास वाइज, जो भी भौतिक पढ़ाई होती है उनकी कॉलेज में ही थे, और वो कुछ अपना ही कुछ ग्रुप बनाकर प्रचार वगैरह कुछ करते थे कि कैसे हमें इंडिपेंडेंट होना है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो यस, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भारत के बाहर भी गए थे और उन्होंने अपना इंडियन नेशनल आर्मी वहां शुरू किया था। हिटलर के साथ में वे एक एग्रीमेंट भी उन्होंने किया था कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो आप विदेशियों के लिए लड़ रहे हैं, हु सरेंडर टू द जर्मन्स। ये थोड़ा हिस्ट्री मेरा वैसे भी थोड़ा अच्छा नहीं है, पर हाँ यहाँ पर ऐसे कुछ बताया जा रहा है कि हिटलर के साथ में कुछ अग्रीमेंट हुआ था that Indian soldiers fighting for British India who surrendered to the Germans could be returned to an Indian army, national army, to fight against British। तो ये मतलब कुछ प्रयास थे सुभाष चंद्र बोस के, जो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था उससे कुछ बेहतर था, कुछ कई ज्यादा गुना था, जिसकी वजह से भारत आजाद हुआ। फिर प्रभुपाद जी अपने बचपन के विषय में बताया करते कि किस तरह से वहां पर पहले के सॉरी पहले के टाइम पर वहां पर किस तरह से क्या बोलते हैं उसको, लालटेन, लालटेन वगैरह हुआ करती थी। कुछ लाइट्स वगैरह के लिए लालटेन वगैरह हुआ करती थी, और घोड़ा गाड़ी वगैरह हुआ करती थी। यही बेसिकली वहां पर व्हीकल्स में यही होता था, कार वगैरह नहीं, घोड़ा गाड़ी वगैरह हुआ करती थी। तो इस तरह से जो वहां पर जो बॉयज थे, इस तरह से जो भारत के विषय में सुनते थे, प्रभुपाद जी के बचपन के बारे में सुनते थे, तो वो बहुत खुश होते थे कि वाह, मतलब एकदम अद्भुत सा है ये तो कुछ। तो भगवत गीता की ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी से ज्यादा उनको ये सारी चीजों में ज्यादा रुचि होती थी, ये सारी चीजों में सुनने में रुचि होती थी। और इस कारण से दे वर बिकमिंग मोर अफेक्शनेट टू प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने अपने पिताजी के विषय में भी बताया अबाउट गौर मोहन दे, वॉज अ प्योर वैष्णवा, कि उनके पिताजी किस तरह से एक क्लोथ मर्चेंट थे जिनकी कपड़े की दुकान थी, और किस तरह से, ये आपको याद होगा कि प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे उनके बहुत अच्छे मित्र थे जो कि मुसलमान फैमिली से थे, कैलकाटा में। सो दे वर बेस्ट फ्रेंड्स।
इस तरह से मतलब आदान प्रदान होता था। और यहाँ तक कि वो जो मुलिक्स हैं, उनके पास में भी भगवान कृष्ण का डीटी था। प्रभुपाद जी ने, आई डोंट नो, मुलिक इज मुस्लिम, प्लीज लेट मी कंफर्म। काफी टाइम हो गया ना पढ़े हुए। यस, 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 इट्स रिलेटेड टू मुस्लिम ओनली। ओके। सो इस तरह से उनके पास में भी भगवान का डीटी था। मुलिक्स हैड अ डीटी ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी के पिताजी ने उनको भी, जब प्रभुपाद जी छोटे थे, तो उनको भगवान राधा गोविंद के विग्रह दिए थे, मतलब हाँ, पूजा करने के लिए। तो इस तरह से जो वो मुल्लिक्स का टेम्पल था, वहां पर सब आपको याद आ रहा होगा किस तरह से प्रभुपाद जी अपने पिताजी के साथ में वहां मंदिर जाया करते थे। और बहुत गंभीरता से वे भगवान के विग्रह को देखा करते थे कि भगवान ने किस तरह से पोशाक पहनी हुई है, किस तरह से गार्लैंड उन्होंने पहना हुआ है, श्रीमती राधा रानी को देखते थे। और हमेशा जो प्रभुपाद जी के पिताजी हैं, वो प्रभु श्रीमती राधा रानी से प्रे करते थे कि उनका जो बच्चा है वो श्रीमती राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हुए। सो ऑल दोज थिंग्स। फिर बाद में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से व्हेन ही वॉज वेरी यंग, तो उन्होंने रथ यात्रा फेस्टिवल स्टार्ट, मतलब उन्होंने, उनकी जिद थी कि उनको भी करना है, उनका खुद का, हर साल। तो उनका खुद का एक छोटा सा रथ वगैरह अरेंज किया था उनके पिताजी ने। और पूरा बहुत सुंदर एक फेस्टिवल की तरह ही था वो। सबके सब हमने डिटेल में पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो, कि सबके सब कैसे जुट गए थे, पूरा एक जैसे फेस्टिवल होता है, सबके घरों में प्रसाद बन रहा है, सब आए हैं, सबको आमंत्रण दिया जा रहा है, सब आ रहे हैं, और रथ यात्रा चल रही है, सब कीर्तन वगैरह कर रहे हैं। तो वो एक मिनिएचर रथ यात्रा थी। बड़ा जो फेस्टिवल होता है जगन्नाथपुरी में, तो वैसा ही बड़ा फेस्टिवल का एक कुछ छोटा सा फॉर्म था जो प्रभुपाद जी ने किया था व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। और उनके पिताजी के जो मित्र थे वो मजाक करा करते थे, देखो, रथ यात्रा सेरेमनी आपके घर में हो रही है और आपने हमको बुलाया भी नहीं। कुछ मतलब प्रभुपाद जी के जो पिताजी, उन्होंने अपने मित्रों को नहीं बुलाया था। तो फिर उनके, हाँ, तो वो इस तरह से कह रहे थे, रथ यात्रा आपके घर से हो रही है और आपने हमको बुलाया भी नहीं, ये क्या है? तो उनके पिताजी ने रिप्लाई किया था, अरे ये तो बच्चों का खेल है, मतलब ये बच्चे वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें इसमें क्या बुलाना है? तो उनके आस पड़ोसी ने भी कहा था, बच्चों का खेल है, आप हमको अवॉइड कर रहे हैं ये कहकर कि ये बच्चे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। सो यस, एवरीवन वाज वांटिंग कि उनको भी बुलाया जाए, वो भी शामिल हो। So Prabhupada, he was fondly remembering his father. देखिए, इस चीज को आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति है, वो आपके साथ में रहे हों पर अब वो नहीं है, इफ ही और हर हैज लेफ्ट देयर बॉडीज, तो कभी आपको उनका स्मरण भी हो, और वह स्मरण कृष्ण के संबंध में हो, सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर बात है ये, कि भगवान, जैसे कुछ भी आपको स्मृति हो रही है कि भगवान के लिए वो क्या सेवा कर पाए थे। जैसे मुझे याद है, व्हेन, मतलब कुछ साल हो गए हैं, व्हेन माय ग्रैंडमदर लेफ्ट हर बॉडी, तो मुझे सारी वही बातें याद आ रही थी कि किस तरह से शी यूज टू टेल मी अबाउट कृष्णा। शुरू से ही वो भगवान श्रीमती राधा रानी, भगवान श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विग्रह का वो पूजा करती थी। सो शी ऑलवेज यूज टू एनकरेज मी, मुझे कहती थी कि फूल लेकर आओ भगवान के लिए, तुलसी पत्ता लेकर आओ, चरणामृत मुझे देती थी। और
भगवान श्री राम के विषय में उन्होंने बताया था मुझे कि दिवाली पर ही क्यों स्पेशली भगवान श्री राम के मंदिर जा, मतलब वैसे तो डेली जाना चाहिए बट वो इस तरह से बताती थी। और हाँ, बहुत सारी चीजें थी। किस तरह से लास्ट में वो यहाँ घर आई थी, सो शी वॉज अप्रिशिएटिंग प्रसादम वेरी मच। तो सारी सारी की सारी जो चीजें थी मुझे भगवान से रिलेटेड ही याद आ रही थी। और आई वॉज फॉन्डली रिमेम्बरिंग ऑल दोज थिंग्स। और मुझे इस बात की थोड़ा संतोष था कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही खराब कर दिया हो। काफी सारी एक्टिव सेवा वे किए। भगवान गोविंद देव जी के मंदिर डेली जाती थी। तो ये सारी चीजें हैं। एनीवेज, सो यस, प्रभुपाद ही वॉज फॉन्डली रिमेम्बरिंग हिज फादर। एक और चीज मुझे बतानी है, मुझे एकदम से याद आ गई, मैंने पहले भी बताया था बट मैं फिर से बताना चाह रही हूँ कि एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि भगवान को फूल चढ़ाना है, भगवान का डेकोरेशन करना है, श्रीमती राधा रानी के हाथ में फूल पकड़ाना है, भगवान कृष्ण के चरणों में फूल चढ़ाना है। इस तरह से वो सारी चीजें मेरे को बता रही थी, तो मैंने किया था। आई वॉज वेरी यंग, वॉज इन स्कूल, थर्ड क्लास, सेकेंड थर्ड क्लास की बात है। तो मुझे अभी तक ये बात याद है। श्रीमती राधा रानी के हाथ में फूल पकड़ाया था तो वो इस तरह से था कि उनकी जो आंखें थी उनके आगे आ रहा था वो। तो शी सेड कि नो नो, मतलब मैं कि नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, ये जो फूल है ये थोड़ा इस तरह से होना चाहिए। राधा रानी की आंखों के सामने आ गया ना, फिर उनको दिखेगा कैसे। तो उस समय तो ठीक है, मुझे कुछ पता नहीं था, बट अब मुझे जब ये बात याद आती है तो मुझे इतना मतलब खुशी होती है दैट शी वॉज ट्रिएटिंग राधा कृष्णा एज पर्सन। कि नहीं, ये आंखों के सामने फूल आ गया है, दिखेगा कैसे राधा रानी को। तो मुझे इतनी खुशी होती है ये सारी बातें जब मुझे याद आती है। शी वॉज क्रिएटिंग श्रीमती राधा रानी कृष्णा एज पर्सन। सो यस, इस तरह से प्रभुपाद वॉज फॉन्डली रिमेम्बरिंग हिज फादर, जो कभी भी नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद एक भौतिकतावादी जो कर्मी व्यक्ति है उसकी तरह से उनकी तरह रहे। हमेशा उन्होंने प्रभुपाद जी को भक्ति के विषय में ही, भक्ति में कैसे वे उत्थान करे ज्यादा से ज्यादा। उनकी माता जी, अगर आपको याद हो, तो वो चाहती थी कि बाहर विदेश जाकर कुछ लॉयर वगैरह की पढ़ाई करे, बट हिज फादर वॉज ऑलवेज अगेंस्ट कि नहीं, मैं नहीं चाहता बाहर जाके अ, जिस तरह से जो पुरुष है वो स्त्री को एक्सप्लॉइट करता है, चाय पीता है, न शादी करता है, मैं नहीं चाहता कि अब है जो है वो भी इस तरह से करे। ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट, वो नहीं चाहते थे कभी भी कि बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई करे, मतलब प्रभुपाद जी बस जो जिससे जीवन व्यापन हो जाए, गृहस्थी वगैरह चल जाए, नॉर्मल अर्निंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हाँ, वो इस तरह से याद कर रहे थे कि कैसे उनके पिताजी ने उनको मृदंग बजाना सिखाया था व्हेन ही वाज वेरी वेरी यंग। किस तरह से जब भी कोई साधु व्यक्ति प्रभुपाद जी के पिताजी के घर पे आते थे प्रसाद वगैरह पाने, हर दिन ही, ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई साधु आते थे। और काफी सारे साधु इसमें से ऐसे साधु आते थे जो साधु कहलाने के लायक नहीं थे, बट स्टिल प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं वो सबसे बस ब्लेसिंग्स मांगते थे कि प्लीज आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो बच्चा है वो श्रीमती राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बने जब वो बड़ा हो। तो इस तरह से वो हमेशा प्रे किया करते थे। कितनी सुंदर चीज है ना ये, इतनी सुंदर चीज है। सोचिए पेरेंट्स क्या, आज के जो पेरेंट्स हैं अगर देखा जाए, तो क्या वो इस तरह कुछ प्रे कर रहे हैं? वो क्या प्रे करते हैं? प्लीज प्लीज, पता नहीं प्रे करते भी है कि नहीं, पर उनकी इच्छा क्या होती है? मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी, मतलब बहुत बड़ा बने, बड़ा मतलब बहुत पैसा वैसा कमाए, मेरा नाम रोशन करे। यही तो इच्छाएं होती है आजकल जो भी पेरेंट्स हैं। बट यस, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर कि इस तरह से दे
चाहते थे कि बच्चा श्रीमती राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बने एंड ऑल दिस थिंग्स। एक दिन रात में क्या हुआ था, प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे वो अपने गुरु महाराज से मिले थे। उन्होंने बताया किस तरह से वो केमिकल बिजनेस वगैरह कर रहे थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने घर छोड़ दिया था और संन्यास ले लिया था 1959 में। तो ठीक है, आप जो लड़के थे वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन वो काफी चीजों से इग्नोरेंट थे प्रभुपाद जी। जिन विषय के बारे में उनको बता रहे थे कि मृदंग के विषय में, जैसे जो वर्ड्स वो ले रहे मृदंग, अब वहां के लोगों को नहीं पता है मृदंग क्या होता है या सन्यास क्या होता है। उनको मालूम नहीं थी ये सारी चीजें क्या है, बट फिर भी उनको इंटरेस्टिंग लग रही थी, वाह वाह ये क्या क्या बातें बता रहे हैं। तो कई बार वो पूछते भी थे प्रभुपाद जी से कि ये सारी चीजें, ओहो ये माइक कनेक्ट करना भूल गई क्या, तो लॉस हो गया मेरा। बट आई होप आवाज ठीक आ। बताना चाहिए था अगर आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी तो। आई होप आवाज़ ठीक आ रही हो, क्योंकि पहले भी एक बार रिकॉर्डिंग स्पॉइल हो गई थी। बहुत मेहनत लगी थी मुझे वापस रिकॉर्ड करने में। एनीवेज, तो ये मृदंग संन्यास ये सब वर्ड्स उनके लिए बहुत न्यू थे। सो कई बार वो पूछा भी करते थे कि इनका क्या मतलब होता है। और जो टेंजिबल चीज़ें होती है ना जो हमें दिखती है, उसके उसके हिसाब से प्रभुपाद जी समझाया करते थे। जैसे अब मृदंग जो है, इट इज मतलब जिस तरह से वो आवाज करता है, तो इट इज इक्वलेंट टू अ ड्रम, इजंट इट। तो इस तरह से बताना कन्वेंशनल टेंजेंस मीन्स कि इंडियन ड्रम, मृदंगा मीन्स एन इंडियन ड्रम। कुछ भी स्पाइसेस वगैरह है, जैसे वहां लोगों को नहीं पता हींग क्या होती है। हींग वहां पर है नहीं उनके पास में, पता नहीं है कि नहीं अब। पर हाँ, वहां पर नहीं पता होता है लोगों को हींग क्या है। और भी काफी सारे उनको गुड़ नहीं पता, गुड़ क्या होता है, जैगरी वहां मिलता ही नहीं है बाहर विदेश में, सोचिए आप। और भी काफी सारी चीजें हैं। सीताफल वहां पर नहीं होता है। काफी सारी चीजें ऐसी भी है जो बाहर मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती है, जैसे एवोकाडो। हाँ, अब कुछ मात्रा में है, मिल जाता है ऑनलाइन वगैरह। बट हाँ, काफ़ी सारे ऐसे फल सब्जियां हैं जो विदेश में मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिलते, जो यहाँ मिलते हैं वो वहाँ नहीं मिलते। सो दीज टर्म्स वर न्यू फॉर देम। और जो भी वे बोला करते थे, तो कुछ भी बात वो बताया करते थे तो तुरंत उनकी बात से यही दिखता था, मतलब नहीं, कुछ भी वो बात बता रहे तो तुरंत फिर वापस से उस बात को शास्त्र पर वो ले आते थे। शास्त्र की बात, कुछ नॉर्मल बात भी हम कर रहे हैं, नॉर्मल बात करते करते शास्त्र की बात, इस तरह से बताया जा रहा है। तो ठीक है, प्रभुपाद जी को ऐसे मतलब बाकी मतलब जो भी भौतिकतावादी बातें होती है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कोई व्यक्ति वहां पर भौतिकतावादी कुछ बात करना भी चाह रहा है तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी बस बह गए, जो भी चल रहा है उसमें बह गए, नहीं ऐसा नहीं। जो भी वे बैठा करते थे तो शास्त्र की कुछ बात होती थी। He did not ration out such talk, but gave it out abundantly by the hour, day after day, as long as there was a real live inquirer. जो सच में मतलब कुछ रुचि रख रहा है तो उसको प्रभुपाद जी टाइम दिया करते थे। और आप देखेंगे कोई व्यक्ति आपके पास आया है तो आपको तुरंत दिख जाता है कि वो आपका टाइम खराब कर रहा है कि सच में कुछ भक्ति की बात करना चाहता है। देखिए, तुरंत भक्तों को सचेत होना चाहिए।
तुरंत जैसे ही आपको लगे कि भाई मेरा टाइम खराब कर रहा है, ये इधर उधर की बात कर रहा है, ये वो, तुरंत बात काट के आप कुछ भगवान की बात बोलिए। जैसे कल एक माता जी से मेरी बात हुई थी, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की बात हो गई थी, बट लास्ट में आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैंने जिस गंतव्य के लिए उनको कॉल किया है वो सक्सेस हो। तो मैंने एंड में उनको कहा कि आप रात को आपको नींद नहीं आती, वो बता रही थी उनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो रात को नींद नहीं आती है, 12 1 2 बजे बीच बीच में मैं उठ जाती हूँ। तो मैंने उनको कहा भाई आप उठ ही जाते हैं तो उठकर चैंटिंग ही कर लिया करिए, क्या दिक्कत है इसमें, और चैंटिंग करते करते आपको बढ़िया एकदम अच्छी नींद भी आ जाएगी। तो जिस भी समय आपको नींद ना आए तो आप उठिए और आप चैंटिंग करिए। और आज 2:30 बजे आई थी वो, और उन्होंने 4:30 बजे तक जब किया, और बता रही थी मुझे तो पता ही नहीं चला कि एसोसिएशन में कब मेरे 10 राउंड्स हो गए, इतने दिनों बाद मैंने इतनी माला की, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वो। एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। सच में उनको मैंने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगी, और मैंने उनको जैसे ही देखा ऐसे मतलब खुशी की वर्षा हो रही थी मेरे हृदय में, वाह बिल्कुल मेरा सक्सेसफुल गया कल उनको कॉल करना। हाँ, मैं क्या बात कर रही थी कि जैसे आपको उनसे, अब मैं एक्चुअली क्या कॉल पर इस वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। कल कॉल पर बात हुई थी तो इधर उधर कुछ टॉपिक्स चले गए थे, वो कुछ अपना डीप में बता रही थी, ऐसे बचपन में ये था वो था। फिर मैं बीच बीच में टॉपिक कट करके मैं बार बार में भक्ति से रिलेटेड कुछ बात उनको कह रही थी कि बुक्स बुक से रिलेटेड, जपा से उनको नाम की महिमा मैंने कुछ बताई, तो उनको कुछ मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे जप करना है। आई वाज टेलिंग हर कि देखिए आप, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है कि हम उनके नामों का जप करें। हम बाकी सेवाएं भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम हमारे नाम जप को प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, तो देखेंगे आप कि किस तरह से हमारा जीवन बहुत इजी हो जाएगा। भगवान खुद आप देखेंगे बहुत ऐसे एकदम हाथ में रखते हैं, भगवान को बहुत पसंद है कि हम उनके नामों का जप करें। और बार बार मैं उनको ये बात बोल रही थी कि देखिए मैं थ्योरी नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ माई रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं खुद देख रही हूँ किस तरह से चीज़ें ईजी हो रही है। बार बार मैं उनको बोल रही थी ताकि उनको लगे कि हाँ करना है, और फिर वो आई भी, सो इट वॉज वेरी वेरी नाइस थिंग। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे हम, देन वील स्टॉप। दोपहर के समय जो फ्रंट रूम था वो एक डाइनिंग हॉल बन जाता था, और शाम की समय वो जो जगह थी वो एक इंटीमेट वर्शिप बन जाती थी। तो प्रभुपाद जी ने अ, जो रूम था उसको इस तरह से ही रखा हुआ था कि उसमें मतलब कुछ ही ऐसा फर्नीचर था, देखिए क्या लिख रहा है, विथ इट्स 12 फुट स्क्वायर हार्डवुड parquet फ्लोर, क्लीन एंड बेयर, द solitary कॉफी टेबल against the wall between the two courtyard windows was the only furniture। तो जो वहाँ पर खिड़की थी कमरे में, उसके पास में, मतलब 2 खिड़की थी, उसके बीच में एक टेबल रखी थी, बस वो ही एक फर्नीचर था उस पूरे रूम में। और काफ़ी लोग वहाँ पर, मतलब 10 से 12 लोग वहाँ पर प्रभुपाद जी के साथ में प्रसाद लिया करते थे उस रूम में। और वो जो प्रसाद था वो कीथ जो व्यक्ति है उनके द्वारा, मतलब वो बनाते थे प्रसाद, जो पूरा अपनी सुबह का जो टाइम है वो किचन में ही लगाते थे। टाइम तो लगता ही है भाई 10 15 जनों के लिए खाना बनाने में। कभी पता नहीं आप कभी इस तरह से कुछ प्रोग्राम वगैरह करते हैं कि नहीं, प्रसाद वगैरह का, तब आप देखेंगे कितना टाइम चला जाता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन संतुष्टि भी होती है भगवान को भोग लगाने के बाद में, अच्छा प्रसाद बना सबने पाया, संतुष्टि भी होती है। तो हाँ इस तरह से था। तो पहले जो व्यक्ति थे कीथ, वो सिर्फ प्रभुपाद जी के लिए बनाया करते थे। उन्होंने
प्रभुपाद जी से बहुत ही सुंदर तरह से एकदम विधि जान ली थी कि किस तरह से दाल चावल सब्जी वगैरह बनानी होती है। प्रभुपाद जी का वो जो 3 टायर्ड बॉयलर था उसमें, तो और इतनी मात्रा में वो बनाते थे कि अगर कोई एक दो जने आते थे तो उनके लिए रहता था। लेकिन अब और ज़्यादा लोग वहाँ आने लगे, तो प्रभुपाद जी उन व्यक्ति को बताते थे कि वो और ज़्यादा मात्रा में प्रसाद बनाए। सो यस, इस तरह से वो अब 10-12 लोगों के लिए प्रसाद बनाया करते थे। रफेल एंड डॉन, आप जान रहे हैं ये दो जो व्यक्ति थे, ये पहले दो व्यक्ति थे जो प्रभुपाद जी के अपार्ट वहाँ पर मतलब रहने लगे थे, रात को वहाँ रुकते थे। लेकिन उनको प्रभुपाद जी की जो बातें थी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन वो डेली प्रसाद पाने के लिए वहाँ पर आ जाया करते थे। तो हाँ, इस तरह से अपने कुछ मित्रों के साथ में घूमते घामते वो प्रसाद पाने के लिए डेली एकदम पंक्चुअलिटी मेंटेन कर रहे थे, एकदम कंसिस्टेंसी। प्रसाद पाना है, प्रसाद पाने के लिए डेली आ जाते थे, पर प्रभुपाद जी के प्रवचन वगैरह उनको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते थे। और जो स्टीव थे, उन्होंने उनका जो जॉब था वो उन्होंने छोड़ दिया था, तो वहाँ से पूरा इस तरह से ग्रुप आया करता था, और भी कुछ लोग थे। तो वो जो रसोई थी उसमें जो स्टैंडर्ड इंडियन स्पाइसेस हैं, मसाले वगैरह, वो थे किचन में। फ्रेश चिलीज, फ्रेश जिंजर, जीरा, हल्दी, हींग, ये सारी चीजें थी। मतलब इस बात को आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि बाहर जो विदेश है वहाँ बिल्कुल ही ये सामान नहीं मिलता हो, मिलता है, पर जिस तरह से प्रोमिनेंटली हम समझते हैं ना कि ये सारी चीजें क्या है, उस तरह से लोग वहाँ नहीं समझते। जैसे आप देखेंगे अभी यहाँ पर भी एवोकाडो वगैरह कुछ ही लोग जानते हैं, ज्यादा कुछ नहीं जानते। और भी बहुत सारी कुछ होती हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फ्रूट्स कुछ होते हैं इस तरह के, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका आपने नाम भी कभी नहीं सुना होगा। तो हालांकि मिल जाएंगे बहुत रेयरली, बट इतने प्रोमिनेंटली नहीं। तो हाँ, इस तरह से इंडियन स्पाइसेस थे उनके किचन में। और आप देखेंगे जो फ्रेश स्पाइसेस होते हैं, स्पेशली ये ग्रीन चिलीज, फ्रेश जिंजर एंड ऑल, ये एक अच्छा टेस्ट खाने में ला देते हैं। ये चीज तो है। सो यस, जो ये कीथ थे व्यक्ति, इन्होंने बेसिक कुकिंग टेक्निक्स वगैरह में बहुत मास्टर हो गए थे, किस तरह से क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और वो प्रभुपाद जी के एक हेजिटेंट की तरह हो गए थे, असिस्टेंट की तरह हो गए थे। असिस्टेंट मीन्स हेल्पर। और कुछ जो वहां पर बॉयज थे, वो बाहर खड़े होकर देखा करते थे कीथ को कि वो किस तरह से चपाती बना रहे हैं, और किस तरह से वो मतलब वो जो फुटबॉल है, फुटबॉल नहीं मतलब वो इसको फुटबॉल समझ रहे थे, वो जो राउंड सी चपाती है उसको किस तरह से फ्लेम पर वो इस तरह से फ्लिप कर रहे हैं, सेकते ना, फ्लेम पर सेकते हैं रोटी को, तो किस तरह से वो सेक रहे हैं, और किस तरह से फिर वो सारी बाकी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे। अच्छा, अब आगे का डिस्कशन हम करेंगे, खाने पीने की बातें हो रही है, किस तरह से वो क्या क्या खाना पीना बनाते थे, इसको हम आगे देखेंगे कल, अगर भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपकी वजह से प्रभुपाद लीलामृत हम डेली पढ़ पा रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। सच में थैंक यू फ्रॉम द हार्ट, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम कंसिस्टेंटली इसको पढ़ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।